नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। अमेरिका के मिनेसोटा में 2 दिनों से एक बवाल मचा हुआ है। वहां की केंद्र सरकार, ट्रंप सरकार की एजेंसी है ICE, आइस कहते हैं उसको बोलचाल में। वो पूरे देश में से घुसपैठियों, अवैध शरणार्थियों, इनको निकालने के काम में लगी हुई है। अमेरिका का लोकतंत्र भी भारत के लोकतंत्र की तरह एक फेडरल स्ट्रक्चर में बटा हुआ है। कई अधिकार केंद्र सरकार के पास हैं, कई अधिकार राज्यों के पास हैं। राज्यों के अधिकार हिंदुस्तान के मुकाबले बहुत अधिक हैं वहाँ पर। केंद्र के अधिकार सीमित हैं और राज्य केंद्र से अधिक टकराव की हालत में भी रहते हैं। ये मैं हिंदुस्तान की चर्चा अमेरिका के बीच में इसलिए कर रहा हूँ कि आज की मेरी बात इन दोनों देशों में केंद्र राज्य के बीच जो टकराव चल रहे हैं उन्हीं की एक किस्म से तुलना है। उन्हीं को एक साथ रख कर देखना है कि क्या इनको एक साथ रख कर देखा जा सकता है। अमेरिका में अलग अलग कई राज्यों ने ट्रंप की हरकतों को खारिज कर दिया है। अभी जिस मिनेसोटा में जाकर फेडरल एजेंट्स ने, आइस के एजेंट्स ने एक गाड़ी को रोका, और मैं अधिक खुलासे में नहीं जा रहा हूं कि कौन सही है कौन गलत है। उस गाड़ी में जो महिला सवार थी, 3 बच्चों की माँ थी, एक लेखिका थी, कवयित्री थी, और जो भी वहाँ पर हुआ मौके पर, तो आइस के एजेंट्स ने उसको गोलियों से भून डाला वहाँ उसकी गाड़ी में। इसको लेके बवाल मचा हुआ है। वहाँ राज्य के गवर्नर ने, शहर के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने, इन्होंने कहा है कि ट्रंप की इस एजेंसी का हमारे यहाँ कोई काम नहीं है, बल्कि ट्रंप जगह जगह जो केंद्रीय सुरक्षा बल भेज रहे हैं राज्यों में, कई राज्य कह रहे हैं कि ट्रंप अपनी एजेंसियों को वापस बुलाए। हमारे यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कानून व्यवस्था की कोई खतरनाक नौबत नहीं है कि केंद्रीय सुरक्षा बल यहाँ भेजे ट्रंप, और ट्रंप भेजे चले जा रहा है। राज्य विरोध किए जा रहे हैं, कई राज्य अदालतों में जा रहे हैं। कुछ राज्यों की अदालतें ट्रंप के अलग अलग कई फैसलों के खिलाफ फैसले दे रही हैं। बड़ी अजीब सी हालत है। लेकिन अमेरिकी लोकतंत्र अजीब है। मुझको इतना अजीब हो सकता है पहले नहीं लगता था। ट्रंप वहां संसद के प्रति किसी बात के लिए जवाबदेह नहीं है तब तक जब तक कि उसको वहां पर कोई बजट पारित करवाने के लिए, किसी चीज़ के लिए एक मतदान की नौबत ना आ जाए, तब तक ट्रंप को संसद को कुछ नहीं बताना है। उसने जाके वेनेजुएला पे अभी वहाँ हमला किया, वहाँ के राष्ट्रपति को उठा के ले आया, न्यूयॉर्क में उस पर मुकदमा चला रहा है, और संसद को बताने की ज़रूरत नहीं है उसको। हिंदुस्तान इस मामले में एक बहुत अधिक परिपक्व लोकतंत्र है अमेरिका के मुकाबले। ट्रंप की तरह का बददिमाग तानाशाह अमेरिका में हो सकता है, हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। यहाँ के संविधान में ऐसा मुमकिन नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री किसी राज्य में पैरामिलिट्री फोर्स भेज दे और कहे कि हम कार्रवाई करेंगे, हम यहाँ बांग्लादेशियों को ढूंढेंगे, म्यांमार के लोगों को ढूंढेंगे, रोहिंग्या शरणार्थी ढूंढेंगे। ऐसा केंद्र सरकार फोर्स नहीं भेज सकता, CRPF नहीं भेज सकता, पैरामिलिट्री नहीं भेज सकता। राज्य कर सकते हैं। तो मैं एक चीज़ देख रहा हूं कि अमेरिका के मुकाबले हिंदुस्तान में फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचा, मुझको कुछ मामलों में अधिक मजबूत दिखता है हिंदुस्तान में। ठीक वैसे ही जैसे मुझको कुछ मामलों में हिंदुस्तान में चुनाव में एक नोटा का ऑप्शन है कि ऊपर के किसी कैंडिडेट, किसी पार्टी में से कोई नहीं। कई विकसित देशों में भी ऐसा नहीं है विकल्प। ऐसे कई मामले लगते हैं जिसमें हिंदुस्तान का लोकतंत्र मुझको अधिक परिपक्व दिखता है। फिर आज मैं तुलना क्यों कर रहा हूँ?
अमेरिका में ट्रंप फेडरल एजेंसियों को भेज कर देश में कई तरह की वहाँ कार्रवाई करवा रहा है। जो स्थानीय निर्वाचित सरकारें हैं, स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में दखल दे रहा है। हिंदुस्तान में अभी कल ममता बनर्जी को लेकर खबरें आई कि ईडी ने ममता बनर्जी के राजनीतिक और चुनावी रणनीतिकार एजेंसी पर छापा मारा। ममता बनर्जी वहां गई और अपनी राजनीतिक रणनीति के जो कागज वहां रखे हुए थे, उनकी फाइलों को लेके वहां से निकल के आई बाहर। ईडी के छापे के बीच में हुआ शायद ये। उनका कहना रहा होगा कि हमारी गोपनीय फाइलें यहाँ पे रखी हुई हैं, इनको कैसे ले जाएगी ईडी, इसका क्या लेना देना है किसी 2 नंबर के पैसे से या जुर्म के पैसे से, खासकर जो कि ईडी का अधिकार क्षेत्र है। तो मैं देख रहा हूं कि संघीय ढांचे के तहत किस तरह हिंदुस्तान में केंद्र सरकार के हाथ में जो एजेंसियां हैं, उसमें अमेरिका की तरह फौजी एजेंसियों को तो केंद्र सरकार राज्यों में बिना बुलावे के नहीं भेज सकती, लेकिन जिस तरह से ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, इस तरह की टैक्स की, काले धन की जांच एजेंसियों को जिस तरह से केंद्र सरकार के मातहत राज्यों में भेजा जा रहा है, उससे केंद्र राज्य संबंधों पे एक बड़ा तनाव खड़ा हो गया है। देश के कई राज्य हैं, मैं नाम देखकर आपको बतला सकता हूं, कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने केंद्र सरकार को कह दिया है कि हम सीबीआई को जांच की जो खुली छूट दे के रखे हुए थे, हम उसको वापस ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पंजाब, तेलंगाना, दिल्ली, और अभी जब तक कांग्रेस की सरकारें थी राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, तब तक इन राज्यों में भी सीबीआई को दी गई जनरल कंसेंट कहा जाता था, उसको वापस ले लिया गया था, क्योंकि ये आरोप था केंद्र सरकार पर कि उसके मातहत सीबीआई राजनीतिक प्रतिशोध के लिए जांच कर रही है मामलों की। सीबीआई किसी राज्य में तब तक खुद होकर नहीं घुस सकती जब तक कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश न दे उसको किसी राज्य में जांच करने का, पहली बात। दूसरी बात, 100% सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे से चलने वाली किसी योजना में भ्रष्टाचार की बात सीबीआई न करे। केवल 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में शायद सीबीआई आकर जांच कर सकती है, बाकी मामलों में नहीं कर सकती। लेकिन ईडी तो देश में कहीं भी जो एक जुर्म दर्ज हुआ है उस एफआईआर को लेकर एक केस दर्ज कर सकती है, और जुर्म का पैसा कहां कहां गया है, किसके पास गया है, इसको लेकर ईडी कहीं भी जा सकती है। भारत में केंद्र और राज्य में एक बड़ा टकराव जो चल रहा है वो ईडी की कार्रवाई को लेकर चल रहा है। राज्यों का कहना है, खासकर विपक्ष के राज्यों का ये कहना है, या विपक्षी पार्टियों का भी कहना है कि ईडी की कार्रवाई के निशाने पर जो लोग हैं नेता, उनमें से 95% विपक्ष के हैं। केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए के नेता जो हैं उसमें 5% हैं या उतने भी नहीं हैं। तो विपक्षी पार्टियों का एक बड़ा आरोप है कि ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, इनकम टैक्स का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स को काला धन ढूंढने के लिए, टैक्स चोरी की जांच करने के लिए किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है राज्य के, वो कहीं भी जा सकती है इनकम टैक्स। वैसे ही ईडी को किसी भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। ऐसी ही एक नई एजेंसी केंद्र सरकार ने पिछले वर्षों में बनाई है, एनआईए, जो कि आतंक के मामलों की जांच करती है। उसको भी राज्य की किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन वो आतंक का मामला है। अब अमेरिका में जिस तरह केंद्र और राज्य में टकराव चल रहा है, हालांकि मुझको अमेरिका से तुलना करते हुए एक और चीज़ लगती है कि अमेरिका में ट्रंप जैसा बददिमाग व्यक्ति जिस अंदाज में पूरी दुनिया को ही दुश्मन मानकर जिस तरह से वो काम कर रहा है, भारत में प्रधानमंत्री चूंकि कम या अधिक हद तक संसद के प्रति जवाबदेह रहते हैं,
इसलिए शायद यहाँ पे उतनी मनमानी कभी नहीं हो सकती। और भारत की संविधान सभा में जब इस पर बात चल रही थी, मैं अक्सर अपनी दिलचस्पी से किसी विषय पर बोलना रहता है, कुछ रहता है, तो मैं संविधान सभा के डिबेट देखता हूँ जिनके आधार पर भारत का संविधान बना है। इस संविधान में कोई बात क्यों रखी गई है, इसको अगर ढूंढे तो संविधान सभा के, धारा सभा, संविधान सभा, उसके जो बहस है हिंदी अंग्रेजी दोनों में है, पार्लियामेंट का पब्लिकेशन है शायद। मुझको दो अलग अलग नेताओं ने एक एक भाषा का सेट भेंट किया था जब ये अखबार शुरू किया था तो, और मेरी बड़ी दिलचस्पी का रहता है कि इस मामले पर लोगों ने क्या कहा था। एक कामत थे उस समय, उन्होंने कहा था कि केंद्र को अधिक ताकतवर बनाने के क्या क्या खतरे रहेंगे। अंबेडकर, जिनको कहा जाता है कि वो एक फाउंडिंग फादर रहे हुए हैं, संविधान बनाने के मूल निर्माताओं में से एक रहे हुए हैं, उन्होंने कहा था कि ये संविधान हम बना तो रहे हैं लेकिन ये महज कानून से नहीं चल पाएगा, इसके लिए नैतिकता की ज़रूरत भी पड़ेगी। नैतिकता रहेगी तो ही ये संविधान चल सकेगा। अब आज नैतिकता कितनी है कितनी नहीं है मैं उस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता, मैं तो मुद्दे की बात कर रहा हूँ। आप अपने अपने हिसाब से देखिएगा कि किस पार्टी की सरकार में, किस प्रदेश में कितनी नैतिकता रही, कितनी अनैतिकता रही, आप तय कीजिएगा। मैं उतनी बारीकी में अभी नहीं जा रहा हूँ। तो अंबेडकर का कहना था कि जो सामान्य परिस्थितियां हैं उनमें तो राज्यों के अधिकार ज़्यादा रहने चाहिए, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आती है देश के सामने, आपात स्थिति अगर देश के सामने आती है तो केंद्र के अधिकार ज़्यादा रहने चाहिए। बात सही लगती है मुझको। मैं घूम फिर कर गांधी, नेहरू, अंबेडकर ऐसे लोगों पर जाता हूँ, तो अभी फिलहाल मैं आज केवल अंबेडकर को ही कोट कर रहा हूँ यहाँ पर कि किसी इमरजेंसी की हालत में तो केंद्र सरकार को अधिक मजबूती देना जरूरी है, लेकिन सामान्य स्थिति में राज्यों के अधिकार ज़्यादा रहने चाहिए। आज ऐसा है क्या? आज ईडी, आईटी, सीबीआई की जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं, क्या आपात स्थिति है, इमरजेंसी है देश में? धीरे धीरे करके, पिछले वर्षों में धीरे धीरे करके केंद्र के मातहत काम करने वाली इन एजेंसियों को इतना मजबूत किया गया है, ईडी के अधिकार इतने बढ़ाए गए हैं कि ईडी के कानून के तहत पीएमएलए एक्ट में जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है उनकी एक एक दो दो साल जमानत नहीं हो पाती है। देश के सबसे बड़े वकील, देश की सबसे बड़ी अदालतों में ईडी के गिरफ्तार लोगों की जमानत के लिए कोशिश करते रहते हैं। बहुत मुश्किल से जाकर जमानत होती है, बहुत मुश्किल से जाकर जमानत होती है। आमतौर पर तो जमानत होती भी नहीं है। मुझसे आधा किलोमीटर दूर यहाँ जेल है, उसमें आईएएस अफसर पड़े हुए हैं, कुछ एक केंद्र सरकार की दूसरी केंद्रीय सेवाओं के अफसर भी पड़े हुए हैं। कोई जमानत अमानत नहीं मिल रही है उनको। तो ये इतने अधिकार केंद्रीय एजेंसियों के बढ़ गए हैं और राज्यों का कहना है, एक के बाद दूसरा तीसरा राज्यों का ये कहना है कि केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल करके विरोधियों पर कार्रवाई कर रही है, जिनसे असहमत है उन पर कार्रवाई कर रही है। वो अपनी बात के समर्थन में गिनाते हैं कि ईडी की कार्रवाई में कुल 3-4-5% लोगों को ही सजा हो पाती है, बाकी 95% लोग जो हैं उनको कोई सजा नहीं हो पाती। उनके लिए प्रोसेस इज द पनिशमेंट। जितने समय आप फैसले के पहले जेल में रख लें वही उनको सजा है। तो क्या ऐसी सजा होनी चाहिए जिसमें जुर्म ना हो और सजा ही सजा हो जाए? अदालत से लोग छूट जाएं लेकिन तब तक इतनी सजा भुगत चुके रहें कि उनकी राजनीति, उनका कारोबार, उनका जीवन, परिवार सब कुछ तबाह हो जाए। तो ये कैसा लोकतंत्र है? क्या सचमुच ये लोकतांत्रिक है? क्या लोकतंत्र में सचमुच इतने कड़े कानून होने चाहिए?
क्या लोकतंत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति को इतने हक मिलने चाहिए कि वो किसी दूसरे देश में जाकर वहाँ के राष्ट्रपति का अपहरण करके ले आए उसको और अपने देश में मुकदमा चलाए? कितने अधिकार होने चाहिए किसी एक व्यक्ति के हाथ में या किसी एक सरकार के हाथ में? अभी हिंदुस्तान में कई राज्यों में बड़ी बेचैनी चल रही है। तमिलनाडु है, बंगाल है, ऐसे दूसरे राज्य जो हैं इनमें बेचैनी चल रही है कि केंद्र के अधिकार इतने बढ़ रहे हैं, इतने ज़्यादा हो गए हैं और केंद्रीय एजेंसियों ने अपने अधिकार इतने अधिक कर लिए कि कई अदालतें, भारत की सुप्रीम कोर्ट थोड़ा असहज हो गई है, थोड़ा हैरान परेशान है कि ये ईडी के अधिकार कितने हैं, आखिर चाहते क्या हो, कब तक विरोध करते रहोगे जमानत का? ऐसा ईडी के कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैं नहीं जानता इसमें गुण दोष क्या है, इन मामलों में सच्चाई क्या है, लेकिन ईडी पूरी तरह केंद्र सरकार के हाथ में काम करती है। सीबीआई, इनकम टैक्स, आईटी, ये पूरी तरह से केंद्र सरकार के मातहत काम करती है। ये अमेरिका की तरह एक स्वतंत्र एजेंसी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र एजेंसी नहीं है, जैसे हिंदुस्तान में सीबीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, या हिंदुस्तान में एक लोकपाल है जो एक बार नियुक्त हो गए तो वो अलग काम करते हैं। ऐसा ये एजेंसियां नहीं है। ईडी, आईटी, सीबीआई, एनआईए, ये वैसी एजेंसियां नहीं है। खासकर ईडी और आईटी, ये दो एजेंसियां जो हैं ये विपक्ष के निशाने पर हैं। विपक्ष की शिकायत है कि ये कुछ साबित नहीं कर पाती हैं अदालत में, सिवाय बरसों तक लोगों को बंद रखने के और परेशान करने के। केंद्र की एजेंसियां और राज्यों के अधिकार और उनकी आपत्तियां, इनके बीच एक किस्म का टकराव हिंदुस्तान में चल रहा है और एक किस्म का टकराव अमेरिका में चल रहा है। दोनों में वहाँ केंद्र सरकार के मुखिया के अधिकार अलग हैं। वहाँ तो राष्ट्रपति की शक्ल में एक तानाशाह का इंतजाम अमेरिकी संविधान ने किया है। जो संविधान लिखने वाले लोग, बनाने वाले लोग वहाँ पे अपनी अपनी कब्रों में अभी बेचैनी से करवट ले रहे होंगे कि ये हमने क्या कर दिया, ये हमने राष्ट्रपति बनाया था कि ये हमने एक वहाँ प्रयोगशाला में कोई ऐसा दानव जैसा, पिशाच जैसा कुछ तैयार हो जाता है। आपने कभी विज्ञान अपराध कथाओं में पढ़ा हो, फ्रैंकेस्टीन, ऐसे तो ऐसा हो गया है अमेरिकी राष्ट्रपति वहाँ पे। इतना विरोध हो रहा है उसका राज्यों की तरफ से। लेकिन हिंदुस्तान में भी राज्यों की तरफ से विरोध हो रहा है और ये विरोध केंद्र राज्य संबंधों की एक नई परिभाषा गढ़ रहा है कि जो केंद्र को नापसंद हो उन राज्यों के, जो नापसंद हो उन पार्टियों के, जो नापसंद हो उन लोगों के ऊपर केंद्रीय एजेंसियां क्या क्या कार्रवाई कर सकती हैं। और प्रोसेस इज द पनिशमेंट, प्रक्रिया ही दंड है। इस आधार पे बने हुए कानूनों का इस्तेमाल करके कितने लंबे समय तक जेल में रख सकती है, बिना जमानत उनको अंदर रख सकती है, उनकी संपत्तियों को अटैच कर सकती है। ये कानून और केंद्र राज्य संबंध, एक नई परिभाषा केंद्र राज्य संबंधों की इन कानूनों की रोशनी में गढ़ी जा रही है। ये आसान मुद्दा नहीं है। मैं किसी एक घटना को लेकर, किसी एक पार्टी या एक प्रदेश को लेकर बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन केंद्र राज्य के संबंधों के बंटवारे को लेकर मेरी दिलचस्पी बहुत पहले से रही हुई। एक सरकारिया कमीशन बना था, मैं उसके ज़्यादा खुलासे में जाना नहीं चाहता, लेकिन केंद्र सरकार की एजेंसियों के लगातार इतने ताकतवर होते जाने से भारत में केंद्र राज्य संबंधों का, राज्यों के अधिकारों का, इनका संतुलन बड़ा गड़बड़ा गया है। ठीक वैसा ही जैसा ट्रंप की अगुवाई में अमेरिका के राज्यों के साथ ट्रंप सरकार के रिश्तों का संतुलन एकदम गड़बड़ाया हुआ है। ये दो मामले बिल्कुल अलग अलग हैं।
लेकिन इन दोनों में एक ही चीज़ जो मुझको दिख रही है कि केंद्र और राज्य के रिश्तों में, अधिकार क्षेत्र में, जिम्मेदारियों में जो एक टकराव चल रहा है, वो टकराव अमेरिका में भी संविधान को रीडिफाइन करना, संविधान को दोबारा परिभाषित करना, वो सुझा रहा है। और मुझको लगता है कि हिंदुस्तान में भी केंद्र राज्य के संबंध, जिम्मेदारियां, इन दोनों के अलग अलग अधिकार, इन दोनों के बारे में एक नई चर्चा का ये मौका है। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मैं भारत के इस संघीय ढांचे का बड़ा हिमायती हूँ और मुझको लगता है कि ये संघीय ढांचा ऐसा मजबूत रहना चाहिए कि शक्ति संतुलन जो है ये गड़बड़ाना नहीं चाहिए। आप सोचिएगा कि मैं जो बात कह रहा हूँ ये आगे चर्चा के लायक है क्या, या मैंने आज काम की कोई बात की है क्या। थोड़ी गंभीर बात है, लेकिन सोचिएगा, गंभीर बातें भी कभी कभी सुनना चाहिए, वरना चुटकुले लतीफ़े सुनाने हो तो मेरे बगल के शहर में एक वाइस चांसलर अभी अपने भाषण में चुटकुले सुना रहे थे और वहाँ मौजूद एक गंभीर साहित्यकार से उन्होंने पूछा और साहित्यकार ने कहा कि आप विषय पे बात नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने जुबानी धक्के मार के निकलवा दिया वहाँ से उस साहित्यकार को, कुलपति ने। इससे ज़्यादा घटिया कोई बात मैंने मेरी जिंदगी में किसी कुलपति से देखी नहीं है। तो ये खैर वो एक अलग मुद्दा है। तो आपको लगता है कि इस मुद्दे पर आगे बातचीत होनी चाहिए, केंद्र राज्य संबंधों पर, तो इसको अपने दोस्तों तक भी बढ़ाइएगा। लिंक को हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपका क्या कहना है इस बारे में। गंभीर विषय है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी आपकी ज़िंदगी से, भारत के लोकतंत्र से जुड़े हुए गंभीर विषय पे बात करना भी हमारी जिम्मेदारी है। वरना अगर हम ऐसे गंभीर मुद्दों से कतराते रहेंगे तो हम एक रद्दी सरकार चुनने का खतरा भी उठाते रहेंगे। राज्य में हो, केंद्र में हो, शहर में हो, वार्ड में हो, कहीं भी हो, जब तक हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे हम गैर जिम्मेदार सरकार चुनते रहेंगे। फिर मिलेंगे। आपको अच्छा लगे तो इसके लिंक को दोस्तों को बढ़ाइएगा। अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सामान आपके मुंह में, बदन में जाकर, आपकी सांस, फेफड़ों में जाकर कैंसर को न्योता भेजते हैं और आगे पीछे कैंसर पहुंचता ही पहुंचता है। आज सुबह मुझको पैदल घूमते हुए एक बुजुर्ग कर्मचारी दिखा, किसी बंगले पे ड्यूटी करने जाता है, उसके पहले धूप में कुछ देर बैठकर तंबाकू खाता है। तो मुझको ऐसे लगा कि मैं एक पर्चा छपवा लूं जिसमें मेरे शहर के 5-7 कैंसर अस्पतालों के नाम, नंबर और पता रहे और ऊपर इतना लिखा रहे कि कैंसर के इलाज के लिए आप इन अस्पतालों से संपर्क कर सकते हैं, सरकारी अस्पताल से शुरू करके निजी अस्पतालों तक। और जहां मुझको ऐसे लोग दिखें उनको वो पर्चा दे दूं और बिना कुछ बोले आगे निकल जाऊं, ऐसे सोच रहा हूं। बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मुझको ऐसा करना चाहिए कि नहीं। फिर मिलेंगे।